ये एक सोल्ड क्वेश्चन पेपर है जो कि किस में आया है, एचपी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में आया है। किस क्लास की है, बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जो सीबीएसईएस रूसा सिस्टम के अंडर है। और ये किस सब्जेक्ट का है, सी प्रोग्रामिंग का है, और जो अभी मार्च 21 में एग्ज़ाम हुए उसका है। तो इसके पार्ट हैं, पार्ट ए एंड बी। पार्ट ए में क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि हमारे पास ये शॉर्ट किसके साथ लगता है, ये कीवर्ड है, ये रिजर्व्ड वर्ड है, तो ये इंटीजर के साथ लगता है। हमारे पास जो इंटीजर डाटा टाइप है इसमें लॉन्ग इंट होता है, शॉर्ट इंट होता है, साइंड अनसाइंड इंट ऐसे होता है, तो उसके लिए ये यूज़ करते हैं हम। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, टू स्टोर द वर्ड सेंटेंस डिक्लेयर वेरिएबल टाइप स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है उसके लिए, तो स्ट्रिंग कोई भी डाटा टाइप नहीं होती है प्रोग्रामिंग में, सी प्रोग्रामिंग में, उसके लिए कैर यूज़ करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन गिवन ब्लो पॉइंट P2 क्या, P2 इसमें क्या है। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि टाइप डेफ क्या होता है यहाँ पर। तो टाइप डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि टाइप डेफ इंटीजर स्टार PTR। अब ये जो PTR है वो इंटीजर के पॉइंटर टाइप का बन गया है, और जब मैं लिखता हूँ PTR P1 और P2 तो इसका मतलब क्या है, P2 एक इंटीजर पॉइंटर है, तो B इज द राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, वो क्या है हमारे पास, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम। तो इसमें बड़ी सिंपल है, इसमें कि हमें शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज़ किए हैं, ए प्लस प्लस इसमें यूज़ किया है, और उसके बाद क्या है हमारे पास इसमें यूज़ किया है सिंपल ए प्लस प्लस। इसका मतलब क्या होता है कि ए की वैल्यू यूज़ होनी है और उसके बाद वो इंक्रीज होनी है, उसके बाद प्लस प्लस बी है। प्लस बी का यहाँ पे एंड में मतलब ये है कि ये प्लस की बी है, तो लिखो ना लिखो दोनों एक ही बात है, पर ये जो प्लस है इट इज़ ए बाइनरी ऑपरेटर, और ये स्टार्टिंग के जो दो प्लस हैं ए के साथ लगे हैं इसको हम यूनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। तो ये भी जो प्लस है बी के साथ लगा क्या है, यूनरी ऑपरेटर, यानी कि बी को सिग्निफाई कर रहा है नेगेटिव है जो पॉजिटिव है। उसका ए बी को प्रिंट किया है, सी को तो प्रिंट ही नहीं किया है। ए की वैल्यू इस ऑपरेशन की वजह से क्या हो जाएगी, एक बढ़ जाएगी तो वो 2 हो जाएगी। बी की एज इट इज ही रहेगी तो वो 1 रहेगी, तो आउटपुट क्या आएगी, B2 1 इसकी आउटपुट ऐसे आएगी। और उसके बाद हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो इसमें देखो वाइल लूप लगाई है, उसके बाद स्टेटमेंट ये लिखी है, ये लिखी है। तो सबसे पहले एक है कि जो वो लूप होती है उसका ब्लॉक होता है, यदि ब्लॉक नहीं है तो आपको सेमी कोलन लगाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली सेमी कोलन है नहीं इसका, तो इसका क्या होगा हमारे पास, कंपाइल टाइम एरर। यदि आप कहते हैं कि ये इन्फिनिट लूप बनेगी तो उस केस में इसको सेमी कोलन यदि लगता तो ये इन्फिनिट लूप बन जानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सी वाज प्राइमरली डेवलप्ड बाई, किस पर्पस के लिए सी को डेवलप किया गया था। तो इट इज़ प्राइमरली डेवलप्ड बाई सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सुना होगा, दिस इज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको बनाने के कोडिंग के पर्पज से इसको ये था। यूनिक्स के बाद में क्या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आया, उसके काफ़ी बाद क्या है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आए, तो उसके लिए यूज़ करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी प्रोग्राम आर कन्वर्टेड इनटू द मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ ए। तो कैसे होता है, आगे भी क्वेश्चन आएगा, कंपाइलर की हेल्प से इसको करते हैं, जो कि कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में। एट्थ क्वेश्चन क्या है, इफ़ यू पास एन एरे एज एन आर्ग्यूमेंट टू ए फंक्शन व्हाट एक्चुअली गेट्स पास्ड। तो क्या पास होता है, एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स होते हैं सेम डाटा टाइप के, तो उन सभी को पास करने का मतलब क्या होता है, एरे कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास ये एरे है, तो इसका जो बेस एड्रेस है उसको पास करते हैं हम। तो बेस एड्रेस को पास करते हैं जिससे कि पहले का एड्रेस पता होता है, उसमें यदि +1 करते हैं तो दूसरे का एड्रेस आएगा, +2 करते हैं तो तीसरे का आएगा, +3 करते हैं तो ऐसे वो एड्रेसेस आ जाते हैं। 9th क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखिए, विच हेडर फाइल शुड बी इंक्लूडेड टू सो दैट फंक्शन लाइक malloc एंड kellogg। तो वो क्या है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल है, stdlib इसको कहते हैं, तो बी द राइट आंसर। 10th देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट, बी सी एंड डी ये हमारे पास क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। एंड जो होता है ये बिट वाइज ऑपरेटर, इसको एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं, जो कि पॉइंटर के साथ यूज होता है। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव टाइप। अब हम फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं, क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है,
वाई सी कॉल्ड ए मिडल लेवल लैंग्वेज। अब बात समझिए कि एक हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, और मिडल लेवल का मतलब क्या होता है, वो लैंग्वेज दैट वर्क इन बिटवीन दीज टू लैंग्वेजेस। ओके, सो हमारे पास क्या है, जो सी है उसमें एक फीचर होती है, वो फीचर क्या है हमारे पास, दैट इज द फीचर ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर एक ऐसी फीचर है जिसकी हेल्प से हम क्या है, हार्डवेयर के साथ या मेमोरी के साथ डील कर सकते हैं। यदि आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि ये लो लेवल या हाई लेवल लैंग्वेज होती क्या है, तो इस चीज़ को आप इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, जो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जो 0-1 में लिखी जाती हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर के नज़दीक होती हैं, फास्ट एग्जीक्यूट होती हैं। और जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे पाइथन है, जावा है, सी शार्प है, C++ है। तो ये हमारे पास क्या है, दैट आर द हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो सी क्या है, इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में लिखी जाती है। सेकंड थिंग कि इट हैज़ द फैसिलिटी ऑफ द पॉइंटर, जिसकी वजह से हम मेमोरी या हार्डवेयर से डील कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म कंपाइलेशन। तो कंपाइलेशन टर्म का मतलब क्या है, सिंपल हाई लेवल कोड को ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में कन्वर्ट करना। इसका प्रोसेस देखो क्या है कि फॉर एग्जांपल सी का कोई प्रोग्राम बनाते हैं, उसका नाम है फर्स्ट डॉट सी। जब हम कंपाइल करते हैं तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट डॉट ऑब्जेक्ट बन जाता है, फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, कंपाइलेशन होती है, लिंकिंग होती है, लोडर होती है, लाइब्रेरी फंक्शन ऐसे यूज होते हैं। यदि और अच्छी तरह इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है तो आप इस प्रोसेस में देखिए क्या है कि इस कंपाइलेशन के 4 स्टेजेस होते हैं। 4 स्टेजेस होते हैं। तो उन स्टेजेस में हमारे पास क्या है, पहले प्री प्रोसेसर्स होते हैं, और उसके बाद क्या है, कंपाइलर होता है, और उसके बाद क्या है हमारे पास क्या है, यदि हम बात करें कि प्री प्रोसेसर में क्या होता है, तो ये जितने भी कमेंट्स लगे होते हैं वो रिमूव होते हैं। मैक्रोस जो कि हैश टैग के साथ डिफाइन होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, और जितने भी प्री प्रोसेसर्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, और एक्सपैंड कोड क्रिएट होता है प्री प्रोसेसर। और उसके बाद कंपाइलेशन होती है। कंपाइलेशन में सिंटैक्टिक और स्ट्रक्चरल एरर को चेक किया जाता है, और उसके बाद असेंबली कोड क्रिएट होता है जो कि असेंबलर के पास जाता है, और असेंबलर क्या है, ऑब्जेक्ट कोड को क्रिएट करता है, जिससे कि मशीन लैंग्वेज, ध्यान से, इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं कन्वर्ट होती हैं किसमें, मशीन कोड में। और लिंकिंग से क्या है, जितनी भी हेडर फाइल्स हैं stdio.h, conio.h फाइल, वो क्या है, इंक्लूड इसमें होती हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन द कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर जो होते हैं वो कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक कंस्ट्रक्ट्स होते हैं। तो आइडेंटिफायर जो होता है वो किसी भी पार्ट ऑफ प्रोग्राम के किसी भी एंटिटी को नेमिंग के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है, जनरली जिसमें वेरिएबल्स, फंक्शंस और एरे होते हैं, स्ट्रक्चर भी होती है, क्लास भी होती है, तो उस वे से है। तो आइडेंटिफाई जो है लेटर और डिजिट से बनते हैं। कीवर्ड्स जो होते हैं फिक्स वर्ड्स होते हैं जिनका फिक्स मीनिंग होता है, और सी लैंग्वेज में कितने 32 कीवर्ड्स हैं। ओके, और कीवर्ड्स को हम क्या है, सिर्फ कैरेक्टर्स ही यूज। जो आइडेंटिफायर्स हैं उसके लिए हम लेटर और करैक्टर और स्पेशल करैक्टर अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, बट जो हमारे पास कीवर्ड्स हैं वो फिक्स डिफाइन मीनिंग होती है, इसको कुछ भी नहीं कर सकते हम। जैसे ऑटो, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, वाइल, फार, ऐसे जितने भी 32 होते हैं वो क्या होते हैं, कीवर्ड्स। फिक्स मीनिंग आइडेंटिफायर्स के होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर डिफाइन करने के लिए वेरिएबल को, फंक्शन को, एरे को, स्ट्रक्चर को, मे बी द क्लास जो कि C++ का कॉन्सेप्ट है, या हम कहते हैं सी विद द क्लासेस। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द ऑपरेटर। तो वेरी सिंपल यहां पर कि ऑपरेटर क्या है, एक हमारे पास सिंबल होता है। ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट डिफाइंस द ऑपरेशन। और ये जो ऑपरेटर है वो अप्लाई किस पे करता है, ऑपरेंड्स पे करता है। यदि मैं लिख रहा हूँ सम इज इक्वल टू a + b, तो सम a b क्या है, वेरिएबल्स, यानी कि ऑपरेंड्स, और इक्वल टू और प्लस क्या है हमारे पास, ऑपरेटर्स। ये 7 तरह के ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो आप इस चीज़ को समझेंगे
कि हमारे पास क्या है अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसमें 5 है, प्लस माइनस डिवीजन। क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है तो इसके ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है कि कौन सा ऑपरेटर कैसे वर्क कर सकता है। और ये 6 हमारे पास क्या है रिलेशनल ऑपरेटर हैं, फिर 3 लॉजिकल ऑपरेटर हैं, बिटवाइज ऑपरेटर हैं, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट शॉर्ट हैंड असाइनमेंट सिंपल एज दैट ऑफ द इक्वालिटी, और अर्थमेटिक ऑपरेटर को यदि जोड़ दे तो उसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर सिंगल ही होता है, ये क्वेश्चन मार्क और कॉलन के साथ, ये इफ एल्स के इक्विवेलेंट होता है। स्पेशल ऑपरेटर हमारे पास क्या है एंड एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं, इसको रेफरेंस ऑपरेटर भी कहते हैं। स्टार इसको एस्ट्रिक यानी कि पॉइंटर के लिए यूज होता है, इसको डी रेफरेंस ऑपरेटर भी कहते हैं। साइज ऑफ देखने में देखो बच्चों क्या लग रहा है, फंक्शन लग रहा है, बट इसको जनरली हम क्या कहते हैं ऑपरेटर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एरे, व्हाट वे डज एन एरे डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी वेरिएबल। तो वेरिएबल एरे क्या है, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम डाटा टाइप। तो अंडरस्टैंड कर गए होंगे, जो वेरिएबल होता है वो हमारे पास सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है, एरे मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है। वेरिएबल में कोई इंडेक्सिंग नहीं होती है, एरे में इंडेक्सिंग होती है, और इंडेक्सिंग शुरू कितने से होती है, 0 से शुरू होती है। ओके, और ये वेरिएबल जो वैल्यू है यदि हम बोलें कि किसी फंक्शन में पास करना है, जो उसको रिप्रेजेंट करना है, तो जो भी वेरिएबल का नाम है वैल्यू रिटर्न करेगा। यदि एरे के नाम यूज करें तो इट रिटर्न द एड्रेस ऑफ द बेस, यानी कि बेस एड्रेस को रिटर्न करता है ये, एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट को, जिसको हम बेस एड्रेस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बी है, तो पार्ट बी को अंडरस्टैंड करिए क्या है ये। पार्ट बी में क्या है, राइट एल्गोरिथम टू ड्रा द फ्लो चार्ट टू फाइंड, दो चीजों का सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर को फाइंड करने के लिए उसके लिए सम है। तो यदि हम एल्गोरिथम को देखें तो इसका एल्गोरिथम वेरी सिंपल है, सिंपल छोटा सा एल्गोरिथम है ये। तो यदि एल्गोरिथम को देखें तो आप देखिए क्या है इसमें कि स्टार्ट करिए, डिक्लेयर करिए सम, और आई 1 से शुरू, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से चलते हैं, 1 से लेके कहाँ तक होते हैं, ये तो फर्स्ट 50 बोला है तो 50 तक होंगे ये। तो लूप के चलाई हमने 1 से चलाई है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, उसको स्टोर कर दिया, आई को 1 से इंक्रीज किया है, यानी 1 के बाद 2 ऐड हो, 2 के बाद 3 हो, 4 हो, और उसके बाद देखो क्या एल्गोरिथम क्या है, इस थर्ड स्टेप को कहाँ तक हमने रिपीट करना है, जब तक कि आई की वैल्यू 50 नहीं हो जाती तब तक, उसके बाद इसको प्रिंट कर दीजिए। इसी चीज को यदि फ्लो चार्ट में आप रिप्रेजेंट करते हो तो आपको जनरली व्हाट इज द फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट इज द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम। तो इसमें हम सिंबल यूज करते हैं, जल्दी से आसानी से समझ जाते हैं। स्टार्ट है, डिक्लेयर किया, ये लूप का सिंबल है, तो स्टार्ट लूप आई 1 to 50, यदि ये ट्रू होती है तो ये वाला पार्ट चले, उसके बाद ये वाला पार्ट चले, ये लूप वापिस यहां पर पहुंच जाए, और फिर कंडीशन चेक हो, यदि ट्रू होती है तो फिर चलता रहे, कब तक चलेगा, 50 तक, यदि फॉल्स होता तो बाहर आ जाए। ओके, सो ये किसका था, फर्स्ट 50 एलिमेंट्स को प्रिंट करने का। ये है फर्स्ट ओड नंबर्स को, बड़ा छोटा सा डिफरेंस यहां पे आएगा कि दोनों के बीच में कुछ नहीं है, सिंपल एक ही बात यहां पर है कि जहां पर आपने 1 ऐड किया था वहां पे अब 2 ऐड हो रहा है, क्योंकि पहले 1 है, फिर कितना है, 3 है, फिर 5 है, और ऐसे कहां तक चलना है, आपने 50 तक जाना है। ओके, सो ऑब्वियसली क्या है, सेम है एज इट इज दैट ऑफ, और सिर्फ क्या किया है, और उसके बाद 2 ऐड किया है। देखो ये एग्जामिनेशन हो रहा है, एग्जामिनेशन में देखो क्या प्रोग्राम है, एक जिसको आता है उसको दूसरा करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो चलो जो भी है, इसमें सिर्फ इटरेशन क्या है, आई यदि हम बात करें तो ये इटरेशन में एक ही डिफरेंस है, यहां पर क्या है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, रेस्ट ऑफ द फ्लो चार्ट इज सेम एज दैट ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, सो आगे चलते हैं। अब आगे देखिए क्या है हमारे पास, क्या है, व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, एक्सप्लेन विद द सूटेबल एग्जांपल। तो एक छोटा सा प्रोग्राम बताया है, उसमें देखेंगे कौन से वेरिएबल है, कौन से कॉन्स्टेंट्स हैं, और क्या है। तो देखिए क्या है, एक वेरिएबल लिया मैंने इंट आई इज इक्वल टू 10, फ्लोट एरिया लिया, और कॉन्स्ट फ्लोट पाई, पाई की जो वैल्यू होती है बिल्कुल फिक्स होती है, तो मैंने कीवर्ड कौन सा यूज किया है, कॉन्स्ट यूज किया है। कॉन्स्ट का मतलब क्या है कि ये जो पाई की वैल्यू है इसको आप थ्रू द प्रोग्राम नहीं चेंज सकते। अब बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने आर की वैल्यू कितनी ली है, यहाँ पर 7 ली है, और उसके बाद आप क्या देखते हैं कि आर की वैल्यू कितनी हो गई है, आर की वैल्यू उसके बाद कितनी होगी, मैंने चेंज कर दी है, दैट बिकम्स द 10 नाउ। तो ऑब्वियसली वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं, कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू को थ्रू आउट द प्रोग्राम नहीं चेंज
कर सकते हैं। तो ये कांस्टेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे इस पूरे प्रोग्राम में एक ही कांस्टेंट है, वो है पाई। इसमें वेरिएबल कितने हैं, एक आर है और एक एरिया। यदि कीवर्ड की बात करें तो ये फिक्स्ड वर्ड होते हैं जिसको हम एज ए वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते। वॉइड से लेके, इंट से लेके, फ्लोट से लेके, कांस्टेंट लेके हमारे पास ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर द हमारे पास कीवर्ड्स हैं जिनके फिक्स मीनिंग होते हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इनको डिक्लेयर भी नहीं कर सकते हैं। ओके, वेरिएबल्स क्या है जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती हैं, ये आइडेंटिफायर्स हैं और इनके लिए सिर्फ डाटा टाइप यूज होती है। इसके लिए कॉन्स्ट कीवर्ड एक एक्स्ट्रा यूज होता है। ओके, सो अब आइए आप यूनिट 2 पर, यहाँ पे एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करिए। क्या है वो, रिवर्स ऑफ 5 डिजिट नंबर है। रिवर्स ऑफ 5 डिजिट नंबर है तो ऑब्वियसली हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। और डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है, दीज नंबर्स आर दोज विच आर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच डिजिट विद इट्स बेस, यानी कि 10 के साथ हर एक डिजिट मल्टीप्लाई होती है। यदि आप देखेंगे इस चीज़ को मैं बाइफरकेट करके लिखूँ आपको समझाने के, तो हमारे पास ये आ रहा है 40,000, फिर 5,670 एंड 8। इसी चीज़ को मैं फर्दर फिर डिफाइन कर दूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है, 4 × 10⁻⁴, 10⁻³ 10⁻², यानी कि एवरी डिजिट इज मल्टीप्लाइड विद द बेस फॉलोड बाय द पावर स्टार्ट फ्रॉम 0 फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। और यदि रिवर्स करना है तो क्या करना है, मुझे जो लास्ट वाला डिजिट है उसको आगे लिखना है और ऐसे रिटर्न में करना है। तो कहने का मतलब ये लॉजिक यहाँ पे डेवलप होता है कि हमने एक एक डिजिट को लेना है, उस डिजिट को बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद जो रिमाइंडर आता है, जो डिजिट आती है, उसमें ऐड करते जाना है। ओके, और यदि अब कोडिंग में बात आए तो कोडिंग का देखो क्या है कि हमारे पास एक लॉन्ग इंट क्यों लिया हमने यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि 5 डिजिट नंबर में हमारे पास जो इंटीजर की रेंज होती है वो कितनी होती है, 32,000 समथिंग। तो ऑब्वियसली आगे के नंबर कर रहे हैं तो उसके लिए क्या यूज़ किया मैंने, लॉन्ग इंट यूज़ किया। डन। और उसके बाद क्या है कि नंबर लिया, आर नंबर मतलब रिवर्स के लिए आर लिया, फिर ये इनपुट किया मैंने और लूप को कब तक, हाँ देखिए यहाँ पर LD यूज़ किया है। लॉन्ग डेसिमल के लिए क्या होता है, LD होता है। इंटीजर के लिए क्या होता है, D होता है। और यहाँ पे देखिए ये लूप चलाइए, वाइल लूप। कब तक ये लूप चलेगी, जब तक कि हमारा नंबर क्या है 0 ना हो जाए, तब तक ये चलती रहे। ये निकाला मैंने रिमाइंडर। तो फर्स्ट रिमाइंडर कितना है हमारे पास, 8। अब 8 को मैंने बेस के साथ मल्टीप्लाई किया है, प्लस किया है आर नंबर जो ऑलरेडी है, उसमें स्टार्टिंग में 0 है तो वो 0 के साथ होगा, क्योंकि पहली हम यहाँ पे आप देखेंगे कि पहली डिजिट क्या है, किसके साथ मल्टीप्लाई होती है, 0 के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पर भी क्या आ रहा है कि हमारी जो पहली डिजिट है वो किसके साथ, 0 के साथ, उसके बाद आर ऐड हो गया तो 8 हो गया, फिर उसके बाद 10। ऐसे नंबर डिवाइडेड बाई 10 का मतलब कि ये इंटीजर डिवीजन है। इंटीजर डिवीजन का मतलब क्या है, फ्रैक्शन ऑब्सोलीट हो जाएंगे और नॉर्मल वैल्यू रहेगी और ये लूप लगातार चलती रहेगी। ठीक है, और उसके बाद की जो 0 होगी तो हमारे पास रिवर्स नंबर बन जाएगा, उसको हमने प्रिंट कर लिया हुआ है। डन। यदि इसकी आउटपुट देखें तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं। सेम वीडियो यदि डिटेल में आपने देखनी है तो यूट्यूब पे आपको इस लिंक पे वो मिल जाएगी। आप वीडियो को देखेंगे, इसके रेफरेंस में आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, और इस प्लेलिस्ट में इस चीज़ को आपको मिल जाएगी। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, बड़ा सिंपल सा एक प्रोग्राम है, नेट सैलरी को कैलकुलेट करने का ये प्रोग्राम है। तो नेट सैलरी को कैलकुलेट करने का प्रोग्राम क्या है, उसमें बताया गया है कि हमारे पास क्या है कि इनपुट करनी है आपने, किसकी इनपुट आपकी यहाँ पे रहेगी जो बेसिक सैलरी है, और उसके बाद उसने बताया हुआ है कि HRA कैसे कैलकुलेट होना है, DA कैसे कैलकुलेट होना है, जो मेडिकल अलाउंस वो फिक्स है, वो 250 है, प्रोविडेंट फंड माइनस होना है, वैसे वो कितना है 10% है। तो ये सिंपल सा फार्मूला है परसेंटेज का, 35% ऑफ द BS इन 200। और ये देखो नेट में एक सिंपल स्टेटमेंट लिखी है और इसको प्रिंट कर दिए। वेरी सिंपल, छोटा सा एक प्रोग्राम था, यानी कि स्टेटमेंट में बहुत बड़ा लग रहा है पर अंडरस्टैंड करेंगे तो इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, अब नेक्स्ट को करते हैं। ये यूनिट 3 है, तो यूनिट 3 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। तो इसमें क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोड्यूस करना है। वो इलेक्ट्रिसिटी बिल उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि यदि यूनिट्स आपकी 0 से लेके 100 तक है तो उस वक्त फिक्स प्राइस है 250। यदि 101 से लेके 250 के बीच में है तो हर एक यूनिट को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट को मल्टीप्लाई करना है आपने 3 से। ओके, यदि 251 to 500 है तो उसको मल्टीप्लाई करना है 3.75 से। 500 ऑनवर्ड्स हैं, मैंने यहाँ पे 501 लिखा है, 500 ऑनवर्ड्स हैं तो 4.5 रुपीज़ पर यूनिट से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। इफ़ एल्स इफ लैडर का यहाँ पर
यूज़ होगा। इफ़ एल्स इफ लैडर आप समझते हैं क्या होता है इसमें कि हमारे पास क्या है, मल्टीपल कंडीशंस होती हैं पर एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट होनी होती है। तो आप समझ गए होंगे नंबर ऑफ यूनिट्स किस में लिए, इंटीजर में, बिल लिया फ्लोट में। अब ये स्टेटमेंट इनपुट करने के लिए पहली कंडीशन लगाई कि यूनिट्स लेस देन इक्वल टू 100 है, तो बिल कितना हो 250। अब दूसरी कंडीशन को अंडरस्टैंड करिए, यहाँ पर क्या है कि यूनिट्स क्या है 100 से ज़्यादा है और लेस देन इक्वल टू भी 50 है। तो ये हमारे पास एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है और बीच में आपके पास क्या आ गया है, लॉजिकल ऑपरेटर के साथ इनको जोड़ा है। एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी नीचे जाना चाहिए। तो उसके बाद बिल इज इक्वल टू यूनिट इंटू 3, वो 3 से मल्टीप्लाई। सिमिलरली हमारे पास 3.5 एल्स 4.5। कहने का मतलब बच्चों ये है कि कोई भी कंडीशन हमारे पास जब होगी तो उनमें से कोई एक कंडीशन चलेगी, या तो ये चलेगी या तो ये चलेगी या तो ये चलेगी या तो ये चलेगी। इसको इफ एल्स इफ लेटर कहते हैं। देयर आर द मल्टीपल कंडीशन, ओनली वन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। और किसी भी घर का जो विल है उस क्राइटेरिया के अंडर आएगा और उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको ही प्रिंट कर रहे हैं। ओके, इसकी आउटपुट साथ में यहाँ पे दी हुई है, पूरा मेंशन किया हुआ है कि अलग अलग यूनिट्स के लिए अलग अलग इसका बिल क्या आ रहा है। और यदि आपने इसको यूट्यूब पे देखना है तो इस लिंक पे यूट्यूब पे मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। ठीक है, तो इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है पैटर्न को प्रिंट करने के लिए। एक्चुअली ये पैटर्न जो होता है ये हमारे पास क्या है, लूप्स, 4 लूप्स होंगी, एक आउटर लूप यूज़ होगी और उसके बाद 3 क्या है उसके अंदर इनर लूप्स यूज़ होंगी। ये देखो ये नीचे वीडियो दी हुई है, इसमें पूरे डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ। फिर भी यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, तो हमारे पास ये आउटर लूप है। आउटर लूप में ये देखना है कि नंबर ऑफ हमारे पास लाइन्स कितनी है। तो नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है, यहाँ पे 4 है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 2 3 4 लाइन्स है। हर एक लाइन में क्या प्रिंट हो रहा है उसके लिए लूप्स लगती हैं। तो पहले हमारे पास ये ना ट्रायंगल बन रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेफ्ट वाला प्रिंट होगा, फिर स्पेस प्रिंट होंगे, फिर राइट वाला प्रिंट होगा। तो ये लेफ्ट वाला प्रिंट हो रहा है तो उसके लिए ये लूप है, ये स्पेस के लिए है, ये राइट वाले के लिए स्लैश एन, और हर एक लाइन में स्पेस 2 से बढ़ रहे हैं तो इसलिए 2 किया हुआ है। इस वीडियो पे लिंक को आप यदि टाइप करेंगे जो मेरे चैनल पे देखेंगे तो आप इसको वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट और एक और पैटर्न है, मतलब एक्सप्लेन मैंने किया हुआ उसको आप देख सकते हो। ये छोटा सा पैटर्न है 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 जस्ट लाइक दिस। तो ये सिंपल है, इसमें 2 लूप्स लगेंगी, एक तो लगी लाइन के लिए, दूसरी की पर्टिकुलर लाइन में क्या प्रिंट होना है। तो ये इसके लिए होगी, दूसरी लाइन के लिए ये होगी कि पर्टिकुलर लाइन में क्या प्रिंट हो रहा है। तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है उसके लिए। तो इनमें अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि लूप कहाँ से शुरू हो रही है, लूप कहाँ पे खत्म हो रही है और इटरेशन कैसे होनी है। इसी की जजमेंट के लिए जो क्वेश्चन डाला हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी से कॉन्सेप्ट होते हैं, बट जिनको लूप अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाती है उसको कर सकते हैं। तो मैंने अपने चैनल पे ये ऐसे वीडियो, ऐसे पैटर्न डाले हुए हैं जिससे कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप अपने जो लॉजिक्स हैं सी प्रोग्रामिंग के उसको कर सकते हैं। अब आगे आते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द फंक्शन डिफरेंस बिटवीन द कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस ऑफ ए फंक्शन। तो एक बात आपको बताऊं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो डाली हुई है, पर चलो फिर भी अंडरस्टैंड करते हैं। फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। ओके, फंक्शन इज रिटन वंस एंड कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स। एक बार हम फंक्शन को लिखते हैं और उसको बार बार यूज करते हैं। रिडंडेंसी ऑफ डाटा को खत्म करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉड्यूलर अप्रोच होती है, जिसमें कि बड़े ही प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं जिसको हम फंक्शन कहते हैं। सी प्रोग्रामिंग फंक्शन के 3 पार्ट्स माने जाते हैं। एक तो फंक्शन का नाम, जैसे फन मैंने लिख दिया, एक फंक्शन की रिटर्न टाइप जहां पे जैसे वॉइड है, और एक फंक्शन के आर्गुमेंट। यहाँ पे एक मैंने वैल्यू पास की है और दूसरा मैंने रेफरेंस पास की है, जैसे हमारा क्वेश्चन है। अब कोडिंग की बात करें तो इस कोड को आप अंडरस्टैंड करिए क्या है। एक एग्जांपल है, तो इस एग्जांपल में देखिए कि फंक्शन है जो कि एक आर्गुमेंट इंटीजर ले रहा है, दूसरा पॉइंटर ले रहा है। एक्स की वैल्यू 100 कर दी, स्टार वाई की वैल्यू 200 कर दी। अब यहाँ पे आइए कि मेन फंक्शन में ये वैल्यू पास की, इनको प्रिंट किया तो 10 और 20 आ गया। फिर मैंने ए वैल्यू पास की है, साथ में उस बी का एड्रेस पास किया है। ये जो वैल्यू पास की है मैंने वहाँ पे एक्स में होगी, पर ये जो एक्स है इसका जो स्कोप है ये यहीं तक है, तो यहीं तक ये रहेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा ये। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, स्टार वाई का मतलब कि मैंने बी का एड्रेस भेजा था और बी के एड्रेस पे वैल्यू चेंज होगी 200। स्टार के साथ यदि हम वाई को यूज करते हैं तो वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यदि सिंपल वाई को बोलता हूं तो मैं एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद ए बी को प्रिंट किया तो हमें 200 मिला। This is a call by value and call by reference. The function called by 10 as value and
सेकंड पार्ट कॉल बाय ए रेफरेंस। तो ये एक्सप्लेनेशन फर्दर बताइए इसमें। तो इसमें क्या है कि फंक्शन है और उसको हमने क्या है एक पास किया, एक रेफरेंस से है, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। यदि आप डिफरेंस देखना चाहते हैं कि कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस, तो यहाँ पे डिफाइंड है। एक में वैल्यू कॉपी होती है, एक में रेफरेंस यानी कि एड्रेस कॉपी होता है। एक की जो वैल्यू है वो चेंज, जो हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है वो वो चेंज नहीं होती है, और उसमें जो वैल्यू है वो वहाँ पे एड्रेस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। ये मेमोरी से डील नहीं करता, ये मेमोरी के साथ डील करता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पॉइंटर है, और ये है कि पॉइंटर और एरे ऑफ पॉइंटर्स को हम कैसे लेके चलते हैं। पॉइंटर एक वेरिएबल है जो कि क्या स्टोर करते हैं, किसी और का एड्रेस स्टोर करते हैं। यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट A44 एंड स्टार बी, समझ रहे हैं, तो A इज ए वेरिएबल एंड B इज ए पॉइंटर विच कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर। इस स्टार को हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं या डी रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। पॉइंटर 2 बाइट जो है वो मेमोरी कंज्यूम करता है, डिपेंड अपॉन आर्किटेक्चर भी करता है। इसके कहने का मतलब क्या है, जैसे देखो ए इज ए वेरिएबल, इसकी वैल्यू कितनी है 44, ओके, स्टार बी, और यहाँ पे मैं यदि लिखता हूँ बी इज इक्वल टू %a, तो समझिए M% इज एड्रेस ऑपरेटर जो कि ए के एड्रेस को स्टोर कर रहा है, ओके। तो यदि मैं ऐसा लिखता हूँ तो क्या होता है कि ए का एड्रेस यहाँ पे डाल रहा हूँ तो स्टार बी को करेंगे तो 44 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अंडरस्टैंड करिए ए एंड स्टार बी आफ्टर दिस स्टेटमेंट बिकम द सेम। और इसी को यदि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने एक एग्जाम्पल देनी है, तो एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने एक एरे लिया है 10 20 30 3 लिया है, उसके बाद स्टार ARP एरे ऑफ पॉइंटर्स लिया है, वो भी 3 का लिया है। अब मैं सभी एरे के एलिमेंट्स का एड्रेस किस में स्टोर कर रहा हूँ, दैट स्टार ARP में, ओके। और उसके बाद फिर लूप लगाई और प्रिंट किसको किया, स्टार ARP, और उसको स्टोर किया, डन। और उसकी आउटपुट कितनी आई हमारे पास ये। तो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं तो ये है कि हमारे पास स्टार AR का एरे है, ये एरे ऑफ पॉइंटर है। यदि हम ऐसे करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग सभी एरे के एलिमेंट का एड्रेस किस में चला जाता है, इसमें चला जाता है, और उसकी हेल्प से हम दूसरी लूप की हेल्प से उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन पेपर एंड आई सॉल्व हियर एज ए कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। फॉर एनी क्वेरी यू कैन